परफेक्शन आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अरविंद पांडे और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहद कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। ये हम बात करें यूपीएससी की बात करें या हम स्टेट पीसीएस की बात करें, इन सभी एग्जामों में, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रीलिम्स में भी सवाल बनते रहे हैं और मेंस ओरिएंटेड भी यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं। तो कंप्लीट पूरा क्या सेगमेंट है इस टॉपिक का, ये कंप्लीट हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। सो बिना देर किए शुरू करेंगे आज का सेशन। तो मौद्रिक नीति क्या होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस आधारित, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके या उन सभी जो है टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस सेशंस के फिनिश होने के बाद हम लोग कंसर्न जो कुछ जो है मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग या उनको हम लिखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। जैसे बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, मौद्रिक नीति के संचालन में अब केंद्रीय बैंक की कितनी भूमिका रही है। जैसे अगर बात करें मौद्रिक नीति के बारे में तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये प्रत्यक्ष रूप से सवाल नहीं पूछा गया है, ये किसी न किसी दूसरे प्रश्न से इंटरलिंक करके ही प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे आप देखेंगे मुद्रास्फीति से रिलेट किया गया है, मुद्रास्फीति और अवस्फीति में अंतर आपसे पूछा गया है और फिर कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का उल्लेख करिए और कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति के नियंत्रण में केंद्रीय बैंक और भारत सरकार की भूमिका क्या रही है। तो केंद्रीय बैंक और भारत सरकार की भूमिका की बात पूछे जाने का सिर्फ तर्क इतना है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो नीतियां बनाता है वो केंद्रीय बैंक भी बनाता है, भारत सरकार भी बनाती है। केंद्रीय बैंक की जो नीतियां हैं वो मौद्रिक नीतियां हैं, भारत सरकार फिस्कल पॉलिसी पर काम करता है। तो इस टर्म के वजह से इस प्रश्न में जो है आपको मौद्रिक नीति का एक भाग नजर आ सकता है। इसके अलावा बात करें मौद्रिक नीति संचरण क्या है, मौद्रिक नीति के प्रमुख घटकों को स्पष्ट करते हुए उद्देश्यों की चर्चा करें। यहाँ पर आप जो है मौद्रिक नीति के बारे में हमें बताना है और इसके अलावा मौद्रिक नीति के जितने भी कॉम्पोनेंट होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, उन उपकरणों के बारे में हम लोग को डिटेल में बातचीत करनी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे और जानेंगे मौद्रिक नीति दरअसल है क्या या मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। मौद्रिक नीति बात करें, अगर मौद्रिक नीति को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हम कहते हैं इसे साख नीति के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो कहेंगे सर इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और ये कई जगह इसी का एक शब्द है क्रेडिट पॉलिसी के नाम से भी यह जाना जाता है। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर होने वाला है वो है मौद्रिक नीति, जिसे हम साख नीति के नाम से भी जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी हम लोग इंग्लिश जो है शब्दावली का प्रयोग करते हैं। बात करें इस नीति के बारे में तो आपको एक जो है फैक्ट ये जानना है सबसे पहले कि मौद्रिक नीति को फॉर्मुलेट कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है। भारत में मौद्रिक नीति को बनाने का कार्य किसका है? तो भारत में मौद्रिक नीति को बनाने का कार्य है देश का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम बात करें तो जैसे भारत में एक सेंट्रल बैंक होगा जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे दुनिया के हर देश का एक सेंट्रल बैंक होगा और उन सेंट्रल बैंकों का उन देशों के लिए ये प्रमुख कार्य है कि उन देशों के लिए मौद्रिक नीति का निर्धारण करना। तो जैसे भारत का केंद्रीय बैंक भारत के लिए मौद्रिक नीति बनाता है, वैसे दुनिया के हर देशों के लिए जो केंद्रीय बैंक होता है उसका प्रमुख कार्य उस देश में बैंकिंग व्यवस्था को दुरुस्त करना और साथ साथ मुद्रा के परिचालन को या मुद्रा के मात्रा को नियंत्रण करने का जो उपाय अपनाता है, जो नीतियां तय करता है, वो मौद्रिक नीतियां कहलाती हैं और वो लगभग सभी देशों के केंद्रीय बैंक की ही जिम्मेदारी होती है। तो भारत में केंद्रीय बैंक चूंकि आरबीआई है तो भारत में मौद्रिक नीतियों को बनाने का, उसको लागू कराने का जो अधिकार है वो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो हम अगर एक परिभाषा के रूप में डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि सर सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाने वाली ऐसी नीति या ऐसी पॉलिसी जिसका मुख्य काम बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करने का है। मुद्रा को नियंत्रित करने का मतलब जो है मुद्रा को नियंत्रित करने का मतलब है कि बाजार में जो मुद्रा की आपूर्ति है यानी बाजार में जो फ्लो ऑफ मनी है उसको कंट्रोल करने के लिए देश का जो सेंट्रल बैंक है जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। यानी किसी भी देश की मौद्रिक नीति की परिभाषा यही होगी कि उस देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा उस अर्थव्यवस्था में तरलता को सुनिश्चित करने के लिए या बाजार में मुद्रापूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उस केंद्रीय बैंक के द्वारा जो भी नीतियां अपनाई जाती हैं, जो भी पॉलिसी बनाई जाती हैं, उनको हम दरअसल मौद्रिक नीति कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं उसको मौद्रिक नीतियां कहते हैं। तो प्रश्न कई बार ये उठता है सर कि बाजार में मुद्रा
को कंट्रोल करने की ज़रूरत क्यों है? हम क्यों नियंत्रित करते हैं बाजार में? क्या बाजार में अगर मुद्रा नियंत्रित ना हो या अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध पैसा है उसको कंट्रोल ना करें हम, तो क्या अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की कोई समस्या आ सकती है क्या? जरा हम उन समस्याओं के बारे में समझेंगे, तब हम इस मौद्रिक नीति की परिभाषा को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर एक सामान्य परिभाषा हम लोग जैसा कि डिस्कस कर रहे हैं, बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जा रही है उसका नाम मौद्रिक नीति है। तो अब हमें ये जानना है कि बाजार में मनी सप्लाई को यानी कि मुद्रा पूर्ति को अगर नियंत्रित ना किया जाए तो क्या जो है इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या क्या जो है इकोनॉमी में समस्याएं आ सकती हैं। तो यहाँ पर अगर बाजार में जो फ्लो ऑफ मनी है उसको नियंत्रित ना किया जाए तो इससे दो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या दो आप प्रकरण देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि बाजार में तरलता या तो अधिक हो जाएगी अगर नियंत्रित ना हो, और दूसरा यह है कि बाजार में जो तरलता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बाजार में पैसा अधिक हो जाए यानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, तो पहले तो यही समझना है कि बाजार में पैसा अधिक कैसे हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, जैसे बैंकों ने ब्याज की दरों को घटा दिया, बाजार में विकासशील अर्थव्यवस्था है, रोजगार का सृजन अधिक हुआ, लोगों की इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए अतिरिक्त तरलता को जो है अर्थव्यवस्था में जो है डाल दिया, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लो करा दिया। इन किसी भी कारण से योजनाओं के माध्यम से सरकार ने आम जनता में पैसा वितरित कर दिया। तो इन किसी भी तरीके से अगर बाजार में मुद्रा पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा पूर्ति के बढ़ने से एक और चीज़ बढ़ेगा और इसको हम कहते हैं डिमांड, यानी कि क्या कहते हैं, हम इसे मांग कहते हैं। जब बाजार में तरलता बढ़ती है, अतिरिक्त पैसा आता है, तो अर्थव्यवस्था में जो है वस्तुओं और सेवाओं की उपभोग या मांग जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। और अगर मांग बढ़ता है तो हम जो है उपभोग करना चाहेंगे और हम वस्तुओं को खरीदना चाहेंगे अपने उपभोग को पूरा करने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि जिस अनुपात में मुद्रा पूर्ति बढ़ी है, जिस अनुपात में मांग बढ़ रहा है, क्या उसी अनुपात में पूर्ति का बढ़ाना तुरंत संभव है क्या? ये संभव नहीं है, क्योंकि पूर्ति मांग का पीछा करता है। तो अगर मांग बढ़ा और साथ साथ पूर्ति नहीं बढ़ा या सप्लाई में थोड़ा सा भी जो है गैप आया, तो ये बाजार में ना कीमतों को बढ़ाने का काम शुरू कर देता है। और अगर बाजार में कीमतें एक बार बढ़े ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस अगर कीमतें बढ़ने लगें तो इसे हम लोग इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। इन्फ्लेशन को हम लोग कहते हैं मुद्रास्फीति, या हम कह सकते हैं यह मुद्रास्फीति के नाम से जाना जाएगा। यानी अगर हम एक लाइन में आपसे कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अगर बाजार में तरलता या बाजार में जो मुद्रा की मात्रा है वो अर्थव्यवस्था में अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये अर्थव्यवस्था में क्या समस्या लेकर आएंगे, ये इन्फ्लेशन लेकर आएगा, यानी मुद्रास्फीति लेकर आएगा। अच्छा, मुद्रास्फीति को अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो इसे क्या कहा जाता है, महंगाई भी कहते हैं। महंगाई का मतलब सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जब लगातार उछाल देखने को मिले, जब लगातार कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिले, तो इसे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, या आम बोलचाल की भाषा में इसको महंगाई के नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर बाजार में जो तरलता है अगर एक्सेस हो जाए तो अर्थव्यवस्था में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, और अगर दूसरी तरफ बाजार में जो पैसा है अगर वो कम हो जाए, फ्लो ऑफ मनी डाउन हो जाए, तो क्या होगा? तो अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाए तो इसका भी इम्पैक्ट सबसे पहले किस के ऊपर पड़ेगा, डिमांड के ऊपर। तरलता कम होगी तो जो मांग होगी वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब तरलता कैसे कम होगी? बैंकों ने ब्याज की दरों को बढ़ा दिया, सरकार ने सरकारी व्यय को रोक दिया, सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिया, इससे हमारी जो इनकम है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, जब कोविड का फर्स्ट वेव आया तो उस ड्यूरेशन में अचानक से लोगों की नौकरी चली गई और अचानक से ऐसा हुआ कि लोगों की इनकम बहुत ही कम हो गई। कुछ लोग नौकरी से निकाल दिए गए, कुछ लोगों ने नौकरी छोड़ दिया, कुछ लोगों की इनकम को घटा दिया गया और एग्रीगेट जो मनी सप्लाई था वो क्या हो गया, कम हो गया। अब आप बताइए इसका मांग पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? डिमांड तो कम होगा, और अगर डिमांड कम होगा, उत्पादन तो पहले से हो चुका है, मांग कम हो गया, तो ये मांग और पूर्ति का जो गैप है ना, ये बाजार में कीमतों को घटाने का प्रयास करेगा। मांग कम है, उत्पादन अधिक है, तो ये बाजार में कीमतों को घटाएगा। अब आप मुझे बताइए, किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर बाजार में कीमतें कम हो रही हैं या गिर रही हैं, तो आप मुझे बताइए कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी उत्पादक क्या अधिक प्रोडक्शन करना चाहेगा? क्या वो अधिक उत्पादन करना चाहेगा? यानी प्राइसेस कम होंगी तो जो उत्पादन होगा वो भी क्या होगा, गिरेगा, प्रोडक्शन गिरेगा। कोई भी उत्पादक अधिक उत्पादन नहीं करेगा अगर बाजार में कीमतें जो है लगातार गिर रही हैं, या जिस वस्तु का उत्पादन करना चाह रहा है उस वस्तु की मांग ही नहीं है, तो हम क्यों ही उत्पादन करेंगे। और अगर प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम होगा, तो इसी उत्पादन से हम देश की जीडीपी को मेजर करते हैं। यानी एग्रीगेट जो हमारी भौगोलिक सीमा के भीतर जो कुल उत्पादन हो रहा है उसको अगर हम एग्रीगेट टोटल निकाल दें, ग्रॉस निकाल दें, तो दिस विल बी नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कहते हैं हम इसे। तो अगर प्रोडक्शन कम होगा तो देश की जीडीपी क्या होगी, डाउन होगी। और आपको पता होगा
जीडीपी से ही हम अपने देश की आर्थिक समृद्धि को मेजर करते हैं। जीडीपी कम हुआ यानी आर्थिक समृद्धि की दर भी क्या होगी, कम होगी। और अगर आर्थिक समृद्धि कम होगी, जीडीपी कम होगी, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा यानी कि जो बेरोजगारी की एक समस्या है वह क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जब आर्थिक समृद्धि घटेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा। और अगर ये दोनों ही चीज़ें किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ तिमाहियों तक लगातार बनी हुई हैं तो हम कह देंगे आगे आने वाले समय में कि जो वो अर्थव्यवस्था है वो दरअसल किस दौर में जा रही है, मंदी के सेशन में जा रही है, या यूँ कह सकते हैं उस अर्थव्यवस्था में जो अगला चरण आने वाला है वो किसका आने वाला है, रिसेशन का, यानी कि मंदी का। अब हम आपसे इन सभी बातों के लिए सिर्फ 2 बातें कहेंगे, और वो 2 बात कौन सी है। अगर बाजार में तरलता ज़रूरत से अधिक हो जाए, बाजार में जो मुद्रा पूर्ति है वो एक्सेस हो जाए, तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में क्या समस्या लेकर आएगी, महंगाई जैसी समस्याओं को पैदा कर सकती है। लेकिन अगर उसी की विपरीत बात करें, अगर तरलता ज़रूरत से कम हो जाए तो ये हमारी अर्थव्यवस्था में जो है मंदी, आर्थिक समृद्धि में लगातार कमी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को ला सकती है। तो आई थिंक आपके दिमाग में एक बैलेंस आंसर आ रहा होगा कि बाजार में जो तरलता है, जो मुद्रा की पूर्ति है, ना वो अधिक होना चाहिए ना ही वो कम होना चाहिए, वो उतना ही होना चाहिए जितनी की अर्थव्यवस्था में आवश्यकता है, जितनी की अर्थव्यवस्था को नीड है। और इस आवश्यकता भर की मुद्रा को मेंटेन करने के लिए देश में जो नीतियां बनाने का कार्य करता है उस संस्था का नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और आरबीआई इसके लिए जो नीतियां बनाता है उनको हम मौद्रिक नीतियां या हम क्रेडिट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, साख नीति के नाम से जानते हैं, मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। आई थिंक आप ये बात क्लियर हो चुका होगा, मौद्रिक नीति की परिभाषा आपको क्लियर हो चुकी होगी। मौद्रिक नीति के बारे में अगर हम एक सिंपल वे में डिफाइन करें तो कहेंगे सर मौद्रिक नीति देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा बनाई जाने वाली मुद्रा के संदर्भ में एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके माध्यम से जो देश का सेंट्रल बैंक है वो बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करता है। और मुद्रा को नियंत्रित करने का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य होता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा से किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न ना हो, न ही अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त पैसे की वजह से महंगाई जैसी समस्याएं आए, न ही अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त फंड या फंड की कमी की वजह से आर्थिक समृद्धि में कमी हो, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं। इनको संतुलन बनाकर रखने का कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मौद्रिक नीति के उद्देश्य के माध्यम से सफल करता है, इसको आगे बढ़ाता है। तो आई थिंक ये मौद्रिक नीति की परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। एक ऐसी पॉलिसी जो देश का सेंट्रल बैंक बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए फॉर्मुलेट करता है, उसे हम मौद्रिक नीति कहते हैं। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सेम टॉपिक में अगले कंसर्न की तरफ। अब जैसे हम कह रहे हैं कि बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल बैंक मौद्रिक नीतियां बनाता है, तो बाजार में दरअसल मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई कुछ उपकरणों का भी प्रयोग करता है। और इन उपकरणों की बात अगर करें तो इन उपकरणों को जो है मौद्रिक नीति के उपकरण के नाम से हम जानते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में तरलता को सुनिश्चित करने के लिए, तरलता को कंट्रोल करने के लिए जिन उपकरणों की बात करता है, उन सभी उपकरणों को या उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को हम 2 भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भाग में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मौद्रिक नीति क्या है, साख नीति क्या है, आई थिंक ये कोई दिक्कत नहीं होगा। मौद्रिक नीतियाँ किसी देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई जाती हैं, केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती हैं। मौजूदा नीतियाँ किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। अतः देश में मौद्रिक नीतियों के माध्यम से देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो देश की मौद्रिक व्यवस्था का संचालन करता है। देश का केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीतियों के जरिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रभाव और संतुलन को बनाए रखने की कोशिश करता है। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं आरबीआई मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करता है, हम उन उपकरणों की बात करने जा रहे हैं। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो उपकरण हैं, जितने भी उपकरण हैं उसको हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे? 2 भाग में हम डिवाइड कर देंगे। पहला जो पार्ट होगा इसको हम कहते हैं पारंपरिक उपकरण या पारंपरिक नीतियां भी कह सकते हैं। यानी आरबीआई की जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए, जितने भी आरबीआई के पास हथियार हैं, उन सभी उपकरणों को, सभी इंस्ट्रूमेंटों को, सभी टूल्स को हम 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। एक पारंपरिक होगा और एक आपका उपकरण होगा जिसे हम लोग गैर पारंपरिक उपकरण के नाम से जानते हैं।
यानी एक आपका पारंपरिक उपकरण हो गया और दूसरा क्या होगा, गैर पारंपरिक उपकरण। अब पारंपरिक की बात करें तो ट्रेडिशनल और गैर पारंपरिक की बात करें तो नॉन ट्रेडिशनल जो है इंस्ट्रूमेंट या टूल्स के नाम से हम जानते हैं। अब पारंपरिक उपकरण क्या होगा? पारंपरिक उपकरण का मतलब आरबीआई बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए अगर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग कर रही है, यानी कुछ ऐसे उपकरण जिसका प्रयोग पहले किया जा रहा था, आज भी किया जा रहा है, आने वाले समय में मुख्य रूप से आरबीआई इनका प्रयोग करती रहेगी, ऐसे सभी उपकरणों को हम पारंपरिक उपकरण के नाम से जान सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, आप जब से शायद प्रिपरेशन करते होंगे, आप बैंक दर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो जिसे कहते हैं, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर जिसको हिंदी में सांविधिक तरल अनुपात कहते हैं, रेपो रेट का नाम सुना होगा हमने, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एमएसएफ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप पहले भी सुनते थे, आज भी सुनते हैं और आने वाले समय में ये सुनते रहेंगे। ये सभी इंस्ट्रूमेंट आरबीआई के कौन से उपकरण के अंदर आएंगे? पारंपरिक उपकरण। और हम लोगों को मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से जिन उपकरणों की चर्चा करनी है वो मुख्य रूप से कौन से उपकरण हैं? पारंपरिक उपकरण ही हैं वो। लेकिन गैर पारंपरिक उपकरण क्या हैं? एक्चुअली अर्थव्यवस्था में दिक्कत कई बार ये होती है कि कई बार पारंपरिक उपकरण निष्फल हो जाते हैं, यानी आरबीआई जब इनका प्रयोग करती है तो आरबीआई का जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो अगर आरबीआई की ये इंस्ट्रूमेंट अर्थव्यवस्था में किसी तरीके से फेल हो जाएं या इनका कोई प्रभाव अर्थव्यवस्था पर ना पड़े तो आरबीआई जिन उपकरणों का या जिन टूल्स का यूज करती है उसको हम कहते हैं गैर पारंपरिक उपकरण। इस गैर पारंपरिक उपकरण में आपको मैं कुछ याद दिलाऊं तो शायद याद आ जाएगा। अभी हाल ही में 2000 रुपये की जो है 2000 रुपये की नोट को केंद्रीय बैंक ने अभी वापस ले लिया है। और इसके पहले बात करें 2016 में हम सबको याद होगा 500 और 1000 रुपये की नोटों को भारत सरकार ने विमुद्रीकरण कर दिया था, लीगल टेंडर इसका रद्द कर दिया था, या यूं कह लें नोटबंदी कर दी गई थी 500 और 1000 रुपये की। तो गैर पारंपरिक उपकरण का मतलब एक उसमें इंस्ट्रूमेंट आएगा जिसको हम कहते हैं विमौद्रीकरण या कि डीमोनेटाइजेशन। इसको हम हेलीकॉप्टर हुवर के नाम से जानते हैं। दरअसल ऑपरेशनल जो इसका वर्ड होगा उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल हुवर, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब इन सभी उपकरण, ये सारे उपकरण जब विफल हो जाएंगे तो आरबीआई ऐसे जो है उपकरण का प्रयोग करती है। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि विमुद्रीकरण का जो लक्ष्य होगा वो अर्थव्यवस्था में जो काला धन है, अर्थव्यवस्था में जो जाली नोटें हैं, उनको अर्थव्यवस्था के बाहर निकालने का काम किया जाता है। जैसे सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सब तो जो सफ़ेद अर्थव्यवस्था, वाइट इकॉनमी है, यानी कि जो बैंकों में जमा पैसा है उनको नियंत्रित करने का काम करता है। क्लियर है ना? लेकिन जो है जो पैरेलल इकॉनमी है हमारी, जिसमें पूरा का पूरा संचरण काले धन का हो रहा है, अगर उसकी वजह से यह कार्य ना करे तो आरबीआई उस मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग कर रहा है इसको हम लोग गैर पारंपरिक उपकरण के नाम से जानते हैं। जिसमें एक और वर्ड आता है, कहते हैं हेलीकॉप्टर ड्रॉप कहते हैं, जिसके माध्यम से कई बार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट करते हुए कुछ विशेष वर्गों की जेब में अतिरिक्त पैसा डालती है बिना किसी कार्य के, ताकि अर्थव्यवस्था में मांग बढ़े, उत्पादन को प्रेरित करने के लिए। तो हेलीकॉप्टर ड्रॉप हो गया, हेलीकॉप्टर हुवर हो गया, जिसको विमुद्रीकरण कहते हैं या डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। एक और टर्म आता है निगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चलकर अभी पूरा डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग मुख्य रूप से जिस इंस्ट्रूमेंट को शुरू करने जा रहे हैं समझने के लिए वो है पारंपरिक उपकरण, यानी कि ट्रेडिशनल जो है आरबीआई के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, सबसे पहले हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ट्रेडिशनल जब हम इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करेंगे तो इनको हम लोग मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करेंगे। फिर से इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकेगा। एक आपका उपकरण होगा जिसे हम लोग मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। इसे हम लोग मात्रात्मक उपकरण का मतलब इसको हम लोग क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और दूसरा जो उपकरण होगा इसे हम लोग गुणात्मक उपकरण कहते हैं। यानी कि जो पारंपरिक उपकरण हैं उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक आपका मात्रात्मक और दूसरा क्या होगा, गुणात्मक उपकरण होगा। अब मात्रात्मक उपकरण का मतलब क्या होगा, आरबीआई उन सभी टूल्स का यूज कर रही है, उन सभी उपकरण की बात कर रही है जिस उपकरण में किसकी बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, क्वांट की बात हो रही है। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से होंगे, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होंगे या जो है मात्रात्मक उपकरण होंगे। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी मात्रा का प्रयोग नहीं कर रही है बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए, आरबीआई केवल अपने गाइडलाइंस के जरिए बाजार में मुद्रा को नियंत्रित कर रही है, तो इसे हम लोग गुणात्मक उपकरण के नाम से जानते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं।
क्लियर है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी पूरी क्लास है और मुझे इस क्लास को नियंत्रित करना है, तो मेरे पास दो तरीके के उपकरण है, एक गुणात्मक है और एक आपका क्या होगा, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। अब मात्रात्मक उपकरण का मैं प्रयोग कैसे करूंगा, मैं मात्रा की बात करूंगा। शायद मैं जैसे कि एक गाइडलाइंस में आप लोगों के लिए क्लासरूम में जो है चस्पा करा दूं और उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बातचीत करता पाया गया तो जो कंसर्न व्यक्ति होगा या जो बातचीत कर रहा होगा उसे 100 रुपये जुर्माना लिया जाएगा और जिससे वो बात कर रहा होगा उससे 200 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। तो ये 100 या 200 रुपये की जो बातचीत की हमने वो मात्रा में बात की और मुझे लगता है कि ये नियम लगाने के बाद मुझे लगता है कुछ 2-4 लोग एक बार पेनाल्टी के रूप में पैसा जमा करेंगे, बाकी लोग इसे देख करके सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और फिर वो जो है बातचीत करने का काम नहीं करेंगे और मुझे लगता है ये मेरी पूरी क्लास नियंत्रित रूप में रहेगी, यानी कि वो ठीक ठाक से अनुशासित रूप से जो है वो क्लास करेगी। लेकिन अगर मैं देख रहा हूं कि ये जो है काम नहीं कर रहा है तो मेरे पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, गुणात्मक। हालांकि ये कह लीजिए कि गुणात्मक जब काम नहीं करता है तो हमें मात्रात्मक प्रयोग करना पड़ता है। अब गुणात्मक उपकरण कैसे हो सकता है, हमने आपका एडमिशन लिया है और एडमिशन के दौरान हमने आपसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन कराया है या यूँ कह लीजिए आपको एक आई कार्ड दिया है जिस पर साफ साफ लिखा हुआ है और आपने साइन भी किया हुआ है कि अगर आप क्लास में किसी प्रकार से इनडिसिप्लिन पाए जाते हैं तो आपकी क्लास 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी। आपने इस बात को ठीक से पढ़ा है, समझा है, साइन किया है और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कोई भी आपस में बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, मेरी गाइडलाइंस को आप केवल फॉलो कर ले रहे हैं। और अगर मेरी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए हमारी क्लास में कभी भी कोई डिस्टर्बेंस होगा क्या, क्या मुझे कभी मात्रात्मक उपकरण का प्रयोग करना होगा क्या। यानी आरबीआई जब मात्रात्मक उपकरण का प्रयोग करती है तो उसमें क्वांट की बात करती है। जैसे हमने सुना होगा CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसमें सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सब में रिजर्व रेट का जो है क्या कहते हैं एक पैरामीटर होता है, कोई 6.5% है, कोई 4.75 है, कोई 6.75 है, अलग अलग रेट होंगे। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग रेट नहीं होता है, ये केवल और केवल आरबीआई का गाइडलाइंस कहा जाता है। आरबीआई अपना गाइडलाइंस जो है बाजार में जारी करती है और उस गाइडलाइंस के जरिए बाजार में जो है तरलता सुनिश्चित हो जाती है अगर बैंक उसको अडॉप्ट करते हैं, अगर बैंक उसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, फिर थोड़ा सा जो है इसको एक बार फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। मात्रात्मक उपकरणों को हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक उपकरण होगा जिसे हम लोग प्रत्यक्ष उपकरण के नाम से जानेंगे और एक दूसरा उपकरण होगा जिसको हम लोग कहेंगे अप्रत्यक्ष उपकरण, यानी इसे भी हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर लिया, एक प्रत्यक्ष उपकरण और दूसरा क्या होगा, अप्रत्यक्ष उपकरण। प्रत्यक्ष उपकरण का मतलब आरबीआई बाजार में मुद्रा पूर्ति को तुरंत नियंत्रित करना चाहती है तो आरबीआई प्रत्यक्ष उपकरण का प्रयोग करेगी। लेकिन अगर केंद्रीय बैंक बाजार में मुद्रा को नियंत्रित आज के दिन नहीं करना चाहती है या एक हफ्ते में उसका टारगेट नहीं है, वो टारगेट कर रही है, अगर अभी जो है आपका जून मंथ चल रहा है तो वो टारगेट नवंबर के लिए कर रही है, वो टारगेट अगले फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए कर रही है। तो अगर इन फ्यूचर के लिए यानी भविष्य के किसी माह को केंद्रित करते हुए आरबीआई वर्तमान में नीतियां बनाती है तो जिन इंस्ट्रूमेंट में बदलाव होगा वो कौन से इंस्ट्रूमेंट कहे जाएंगे, अप्रत्यक्ष उपकरण। इसका प्रभाव मार्केट में एक निश्चित समय के बाद पड़ता है। लेकिन अगर बाजार में तुरंत अगर कोई कंट्रोल करना है, तुरंत कुछ अगर नियम बनाना है, तुरंत बाजार में मुद्रा के नियंत्रण की कोई नीति बनानी है तो इसके लिए आरबीआई जिन पॉलिसीज की बात करता है उसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष उपकरण, या इसे हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात, यानी बाजार में तुरंत प्रभाव डालेगा और ये प्रभाव बाद में डालेगा। अब एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर हम ये बेहतर काम करें तो मुझे लगता है प्रत्यक्ष उपकरण की हो सकता है नीड कम पड़े हमको, या हम भविष्य को देखकर, हम भविष्य को समझ करके उसके लिए हम बेहतर नीतियों को आज बना लें तो मुझे लगता है कि वर्तमान समय में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं आ सकती है जिसकी वजह से हमें मजबूरी में प्रत्यक्ष उपकरण को जारी करके तुरंत बाजार में मुद्रा को नियंत्रित करने की जरूरत पड़े। तो याद रखिएगा, एक सफल गवर्नर वो होता है जो अर्थव्यवस्था के आगे की जरूरतों को बेहतर तरीके से पहले समझ जाए और उसके लिए वो ऐसी नीतियों को फॉर्मुलेट करे जिससे अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी समस्या ना आए जिसकी वजह से तुरंत नीतियां बनानी पड़े या तुरंत तरीके से आरबीआई को कोई जो है फैसले लेने पड़े। तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मात्रात्मक उपकरण को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक आपका प्रत्यक्ष उपकरण होगा और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष उपकरण होगा। प्रत्यक्ष उपकरण को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। आज जो हम लोग उपकरण बात करेंगे वो होगा CRR, जिसको हम कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं।
एक इंस्ट्रूमेंट होगा उसका नाम होगा SLR यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जानते हैं। CRR की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में RBI ने जो इस समय रिजर्व फिक्स किया है वो 4.5% है। SLR की बात करें तो वर्तमान में जून माह की जो समीक्षा हुई है उसके अनुसार अभी SLR को 18% ही रखा गया है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष उपकरण की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक इंस्ट्रूमेंट था, अभी वर्तमान में तो बहुत प्रचलन में नहीं है, इसको हम लोग बैंक रेट कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं LAF, इसको कहते हैं हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। और इसी के अंतर्गत दो तरीके के रेट आते हैं, एक आपका रेपो रेट होता है और दूसरा जो होगा आपका क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बैंक रेट अप्रत्यक्ष उपकरण होगा, रेपो रिवर्स रेपो रेट अप्रत्यक्ष उपकरण होगा। इसके अलावा बात करें तो कुछ अन्य उपकरण जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक OMO का ऑपरेशन करता है केंद्रीय बैंक, तो ये आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा बात करें हम लोग MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो ये भी जो है अप्रत्यक्ष उपकरण के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा बात करें तो RBI समय समय पर कुछ अन्य तरीके या कुछ नए तरीकों के माध्यम से बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है। जैसे आपने सुना होगा एक इंस्ट्रूमेंट नया आया था जिसको हम कहते थे LTRO, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। ये हालांकि रेपो से संबंधित है, कोविड के ड्यूरेशन में, कोरोना के दौरान ये इंस्ट्रूमेंट RBI को लाने पड़े। एक और आया था जिसको हम कहते हैं TLTRO कहते हैं, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। एक और इंस्ट्रूमेंट 2020 में RBI ने प्रयोग करना स्टार्ट किया, उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल ट्विस्ट के नाम से हम जानते हैं। क्लियर है? तो ऐसे जो अन्य कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो वर्तमान में 2018 के बाद कुछ नए प्रचलन में आए हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट है उसको हम कहते हैं SDF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये जितने भी नए इंस्ट्रूमेंट आए हैं, पहले ये पारंपरिक उपकरणों को पढ़ने के बाद उन सभी नए उपकरणों पर भी हमारी आपसे एक पूरी चर्चा होगी। और इस पूरे सेशन को खत्म होने के बाद मैं आपसे दावा करता हूँ कि आने वाले समय में, चाहे वो प्रीलिम्स के एग्जाम हो चाहे वो मेंस में, कहीं किसी प्रश्न के साथ अगर इस चैप्टर्स का लिंकअप दिया हुआ है तो आप उसको कर पाने में बहुत ही सक्षम होंगे। तो फिलहाल ये एक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर आ रही होंगी। मौद्रिक नीति को दो भागों में डिवाइड किया हमने, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक को दो भागों में, मात्रात्मक और गुणात्मक। गुणात्मक मतलब RBI की केवल गाइडलाइंस होती है ये। मात्रात्मक में RBI कुछ उपकरणों का प्रयोग करता है। उन उपकरणों में दो टाइप के उपकरण होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो उपकरण होते हैं बाजार में तुरंत प्रभाव डालते हैं और इनडायरेक्ट जो उपकरण है वो मार्केट में एक निश्चित समय के बाद प्रभाव डालते हैं। कुछ वर्तमान में भी RBI कुछ नए इंस्ट्रूमेंटों पर भी काम कर रहा है, कुछ नए उपकरणों पर भी काम कर रहा है। उन उपकरणों के बारे में भी हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस मौद्रिक नीति की एक रूपरेखा हम लोगों ने बना ली। और सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक के बारे में, जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी द कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, नगद रिजर्व अनुपात या नगद कोष अनुपात के नाम से जानते हैं हम। तो अभी हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौद्रिक नीति का एक पारंपरिक उपकरण कहते हैं, जिसे मात्रात्मक उपकरण भी कहते हैं, और यूं कह लें जिसे प्रत्यक्ष उपकरण भी कहते हैं। और ये उपकरण है कैश रिजर्व रेशियो। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग, कैश रिजर्व रेशियो यानी यूं कहें नगद आरक्षित अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो, इसे हम कहते हैं नगद कोष अनुपात या नगद रिजर्व अनुपात के नाम से हम इसे जानते हैं। और ये इस समय है कितना परसेंट? तो ये है इस समय 4.50% है, 4.50% वर्तमान में CRR है। ये इस समय की बात करें अगर, तो जून में जो समीक्षा आई है उसके अनुसार बात करें तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट एक एक करके डिस्कस करने हमें। लेकिन सबसे पहले जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग चुन रहे हैं वो है आपका कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। तो समझते हैं क्या है CRR। देखिए, हमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं, लेकिन हमें इन इंस्ट्रूमेंट में पढ़ना क्या क्या है दरअसल। तो अगर इन सभी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, मुख्य रूप से अगर आप तीन बातों को कंफर्म कर ले रहे हैं या तीन बातों पर आपकी जानकारी हो जा रही है, तो मुझे लगता है चौथी कोई बात आपसे परीक्षा में नहीं पूछी जाती है। और वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपको जानना है कि ये जो रिजर्व रेट है ये वर्तमान में कितना प्रतिशत है, ये आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने आपको बताया कि वर्तमान में जून में अभी समीक्षा हुई है और इस समीक्षा के अनुसार वर्तमान में CRR को केंद्रीय बैंक ने कितना रखा है? 4.5% यानी 4.50% रखा हुआ है इस समय, यानी कि CRR वर्तमान में 4.5% है। अब आप बताइए मुझे कि अगर आज हमने आपको बता दिया कि CRR 4.5% है, तो क्या हमेशा 4.5% रहेगा क्या? एक्चुअल में इस मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होती है वो प्रत्येक 2 माह पर होती है।
इसके लिए एक समिति बनी है, हम समिति के बारे में बात करेंगे। इसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी बैठती है हर 2 महीने में और ये कमेटी ये निर्णय लेती है कि अर्थव्यवस्था में तरलता को कितना जो है सुनिश्चित करना है, और उस तरलता को सुनिश्चित करने के लिए वो निर्णय लेती है कि किन दरों में घटाने और बढ़ाने के बाद अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार पर एक जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये पूरा रूपरेखा इस समिति के माध्यम से तय किए जाते हैं हर 2 महीने में, और हर 2 महीने में ये तय होगा कि इन सभी दरों में कौन सी दरों में बढ़ोतरी होगी और कौन सी दरों में कमी की जाएगी। तो आप मुझे बताइए, क्या आज हम लोग इस बात को जान लिए तो क्या हमेशा के लिए बात छुट्टी हो गया क्या, मतलब हमेशा के लिए फ्री हो गए क्या हम? नहीं। ये जो सीआरआर में जो एक करेंट वाला पार्ट है ये आपको ऑलवेज हमेशा ही हर 2 महीने में अपडेट करना होगा। तो ये सबसे पहली बात आपको ये जानने की जरूरत है, और एक बार जानने के बाद आपकी कहानी खत्म नहीं होगी, आपको हर 2 महीने पर इसको समीक्षा जो है देखना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें पहले तो यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज सीआरआर, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। हमें पता ही नहीं सीआरआर, हम जान के क्या करेंगे वर्तमान में कितना % है। तो सीआरआर की परिभाषा क्लियर होना चाहिए, एंड देन आफ्टर एक बात हमें क्लियर होना होगा, यूज ऑफ सीआरआर, यानी कि सीआरआर के प्रयोग, क्या आरबीआई प्रयोग करता है इसको बढ़ाने और घटाने पर अर्थव्यवस्था में, बाजार में, हमारी और आपकी जेब में क्या इम्पैक्ट पड़ता है सीआरआर का। तो ये कंप्लीट जानकारी अगर ये तीनों बातों के बारे में हम लोग अगर समझ लेते हैं तो मुझे लगता है सीआरआर के बारे में हमारी पूरी जानकारी हो जाएगी, और उसके बाद हमसे किसी प्रकार का कोई प्रश्न कैसे भी हमसे पूछ सकता है, हम उत्तर देने में पूरी तरीके से सक्षम होंगे। तो ये पूरी 3 बातें हम लोगों को करनी है, और हम लोग सबसे पहले करेंट में रेट कितना है ये जून 2023 की समीक्षा के अनुसार हमने लिख दिया है। अगली समीक्षा चूंकि अगस्त में होगी तो हमें अगस्त में इसको देखना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे करेंट रेट की, तो बात कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं परिभाषा की बात, यानी कि डेफिनेशन को हम लोग बात करेंगे। अब सीआरआर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो कहते हैं सीआरआर एक प्रकार का क्या है, रिजर्व है। इसके नाम में ही लिखा हुआ है, ये अपने नाम से ही ये बता रहा है कि सर कैश रिजर्व रेशियो एक प्रकार का रिजर्व है, और रिजर्व किस रूप में रखा जाता है, नगद रूप में रखा जाता है। हमें जानने की जरूरत है कि जो नगद रूप में रिजर्व है वो किसके पास रखा जाता है। तो ये जो नगद रूप में रिजर्व है वो किसके पास रखा जाता है, आरबीआई के पास, केंद्रीय बैंक के पास। और ये रिजर्व रखता कौन है, तो ये रिजर्व रखने का काम करता है कौन, बैंक। तो बैंक किसके पास रिजर्व रख रहा है भाई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व रख रहा है। और ये रिजर्व कितना % रखना है, तो ये रिजर्व रखना होता है 4.5%, यानी कि 4.50% रखना होता है। किसको, बैंक को। किसके पास, आरबीआई के पास। और ये जो 4.5% है ना, ये 4.5% किस चीज़ का रखना है, यानी कोई 100% होगा उसी का 4.5 निकलेगा। तो इस 4.5% को हम निकालते हैं किसका, बैंकों में जो टोटल डिपॉजिट है, या यूं कह लें बैंकों में जो कुल जमा पैसा है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, हमारे अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बैंक में खाते खोलते हैं। कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं जो चालू खातों को बैंक के साथ रखना पसंद करते हैं। सामान्य जो सैलरीड लोग हैं वो बचत खातों में ज़्यादा सुटेबल होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो डे बेसिस पर काम करते हैं, वो आरडी खाता जैसे एक खाते का इस्तेमाल करते हैं, जिसको आवर्ती जमा खाता कहते हैं। इसमें जो है क्या है कि प्रीमियम आपको एक सर्टेन समय पर बार बार जमा करना होता है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, 5 years, 8 years, आफ्टर 10 years आप पूरा पैसा ब्याज के साथ निकाल सकते हैं। एक और अकाउंट होता है, इसको हम कहते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। इसको हम कहते हैं मियादी जमा खाता या सावधि जमा खाता। इस खाते में एक बार जमा होगा एक मुश्त पैसा, और एक बार पूरा ब्याज के साथ ही पैसा निकल जाता है। तो इस प्रकार से बैंक के द्वारा या बैंकों में हम 4 प्रकार के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, करेंट, सेविंग, आरडी और एफडी। तो इन सभी खातों में जितना पैसा जमा है उस कुल पैसे का कितना %, 4.5% नगद रूप में निकाल लेना है। और ये नगद रूप में निकालने के बाद किसके पास रख देना है, आरबीआई के पास। आरबीआई इसको आपकी इच्छा अनुसार नहीं रखवाता है, ये एक मैंडेटरी रिजर्व है। आरबीआई ने आपको लाइसेंस दिया है, आप आरबीआई एक्ट 1934 के 2nd शेड्यूल में लिस्टेड हैं, तो इट मीन्स कि आपको अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नगद रूप में अनिवार्य तौर पर रखना है। और इस रिजर्व को हम क्या कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे या नगद रिजर्व अनुपात कहेंगे। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो रही होगी। मैं एक बार फिर से डिफाइन करता हूँ। सर सीआरआर एक ऐसा रिजर्व है जिसके अंतर्गत बैंक अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा निकालकर केंद्रीय बैंक के पास नगद रूप में
और निश्चित हिस्सा कितना निकालना है, जितना आरबीआई तय करे वो नगद रूप में आरबीआई के पास रखना है। और आरबीआई के पास ये जो नगद रूप में रिजर्व रखना होगा, ये अनिवार्य रिजर्व है, इसको रखना ही है बैंकों को। और इस रिजर्व को हम किस नाम से जानते हैं, नगद रिजर्व अनुपात, नगद कोष अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात, ये कई ऐसे नामों से जाना जाता है। तो आई थिंक ये परिभाषा में कोई दिक्कत आई थिंक सो नहीं होनी चाहिए। सीआरआर को डिफाइन आप कर लेंगे और अभी हम लोग पीडीएफ में भी देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या दी गई है। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक। सीआरआर रिजर्व, जिसके अंतर्गत बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई में जो है रिजर्व के रूप में रखना होता है। एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जैसा ये कुल जमा है, टोटल डिपॉजिट है, तो ये हमने आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है। एक्चुअल में बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में बात करें तो इसको कहते हैं एनडीटीएल कहते हैं। क्या कहते हैं, एनडीटीएल। अगर इसको हम और अच्छे से कहें तो सर कहेंगे सर बैंक अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन % अमाउंट केंद्रीय बैंक के पास डे बेसिस पर जमा करता है, डे बेसिस पर कैलकुलेट करके आरबीआई में रखता है, और इस रिजर्व को हम क्या कहेंगे, सीआरआर कहेंगे, कैश रिजर्व रेशियो। तो आप चाहे टोटल डिपॉजिट कहिए चाहे एनडीटीएल कहिए, बोथ आर द सेम कॉन्सेप्ट, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों चीज़ें सेम हैं। हालांकि एनडीटीएल एक बैंकिंग व्यवस्था में प्रयोग होने वाला एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। अगर आप एनडीटीएल का प्रयोग करते हैं टोटल डिपॉजिट को कहने में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग एनडीटीएल ही क्या है, और फिर हम इस सीआरआर को समझने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो एनडीटीएल क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी क्या है, तो हम इसको कहते हैं दरअसल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, है ना। और अगर हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे निवल मांग एवं समय देयता। क्लियर है ना। तो जो है ये एनडीटीएल इन शॉर्ट में हम इसे कहेंगे। तो क्या है एनडीटीएल, जरा एक बार फिर से समझते हैं इसको और फिर हम लोग अपने सीआरआर वाले कंसर्न पे आ जाएंगे। क्लियर है, ओके। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि बैंकों में जो हम पैसा जमा करते हैं उस पैसे पर बैंक की लायबिलिटी होती है कि वो पैसा बैंक हमको वापस करेगा। यानी जो जमा धनराशि होती है बैंकों की, वो बैंकों की लायबिलिटी कहलाती है। भाई लायबिलिटी क्यों कहलाती है, क्योंकि उस पैसे को बैंक को हमें वापस करना होगा, येस और नो। लेकिन जब बैंक उसी पैसे को मार्केट में लोन देता है, ऋण देता है, और ऋण से जब बैंक को कमाने का मौका मिलता है, बैंक की अर्निंग होती है, तो वो जो ऋण है वो बैंक के लिए एसेट्स कहलाता है, यानी बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है। क्यों, क्योंकि बैंक का उससे प्रॉफिट हो रहा है, बैंक उससे ब्याज जो है कमा रहा है। तो जो पैसा हमने बैंक में जमा किया डिपॉजिट अकाउंट में, वो बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि वो बैंक को हमारी मांग पर या एक समय के बाद हमें वापस करना होगा। लेकिन अगर उसी का एक हिस्सा बैंक लोन दे रहा है तो वो जो लोन होता है वो बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है, क्योंकि उससे बैंक एक निश्चित समय में एक निश्चित ब्याज वसूलने का काम करता है। क्लियर है बात यहाँ पर। तो बैंक में जो कुल पैसा जमा करते हैं हम लोग, वो एक्चुअल में जो डिपॉजिट होगा या जो भी हम पैसा जमा कर रहे हैं वो बैंक की क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, लायबिलिटी का मतलब बैंक की देयता कहलाती है। जो डिपॉजिट होगा वो लायबिलिटी होगी, जो लोन होगा वो बैंक का एसेट्स कहलाता है। अब देखिएगा, लायबिलिटी दो प्रकार की होती है बैंक की, या यूँ कह लें हम लोग कि बैंक में जो खाते होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा, और एक होता है टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, जिसको हम समय देयता कहते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं लायबिलिटी बैंक की दो प्रकार की होती है। एक बैंक की लायबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी का मतलब होगा, इसको हम कहते हैं मांग देयता, मांग देयता। और एक आपकी लायबिलिटी होती है बैंक की जिसको हम कहते हैं टाइम लायबिलिटी। टाइम लायबिलिटी का मतलब होगा समय देयता या मियादी देयता के नाम से इसे हम जानते हैं। क्लियर है। तो ये दो प्रकार की लायबिलिटीज़ है बैंक की। अब ये डिमांड डिपॉजिट क्या है, डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत दो अकाउंट्स आते हैं। एक आपका अकाउंट आता है, इसको हम कहते हैं चालू खाता। कौन सा खाता आएगा, ये चालू खाता। और एक आपका जो अकाउंट आएगा इसको हम लोग कहते हैं बचत खाता। अब आप मुझे बताइए कि जब चालू खाते में यानी करेंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में जब हम कोई पैसा जमा करते हैं तो उस जमा करने पर वो पैसा जो जमा है वो बैंक की लायबिलिटी है कि नहीं है, यानी बैंक हमें वापस करेगी कि नहीं करेगी। अगर आप कहेंगे यस, तो हम कहेंगे सर ये जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी कैसी लायबिलिटी है, डिमांड लायबिलिटी है, क्योंकि इन जमा खातों में जो पैसा है वो बैंक हमारी मांग पर हमको पैसा वापस कर देता है, उसके लिए हमसे समय नहीं लेता है। आपके बचत खाते में 20,000 रुपये रखा हुआ है, आपको उसको निकालने के लिए क्या बैंक को नोटिस देना पड़ेगा क्या, या बैंक से कोई परमिशन लेना पड़ेगा क्या, वो हम जब चाहें तब निकाल सकते हैं।
या चालू खाते में तो हम दिन भर पैसा निकालते हैं, दिन भर जमा करते हैं, क्या बैंक उस पर कोई ऑब्जेक्शन करता है क्या? तो जो बैंक में हम कुल पैसा जमा किए हैं वो बैंक की लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी दो प्रकार की है। एक डिमांड लायबिलिटी, जिस लायबिलिटी को बैंक को हमारी मांग पर पूरा करना होता है, लेकिन उसी के विपरीत अगर हम जाएं तो एक होगा टाइम लायबिलिटी, यानी कि समय देयता। और समय देयता का मतलब ये होगा कि इसके अंतर्गत दो अकाउंट आते हैं। एक आता है टर्म डिपॉजिट, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी खाता इसको कहते हैं, हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं आवर्ती जमा खाता कहते हैं। और एक होता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, इसको हम कहते हैं सावधि जमा खाता। क्या कहते हैं इसे? हम सावधि जमा खाता कहते हैं। तो आरडी खाते में मैं आपको बता दूं कि एक निश्चित अमाउंट एक निश्चित समय तक कंटिन्यूअस जमा होता है और एक समय के बाद पूरा पैसा आपको वापस मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड आरडी। एंड एफडी मीन्स क्या होगा कि एक अमाउंट आपको एक निश्चित समय के लिए जमा कर देना है, आफ्टर अ सर्टेन समय आपको पूरा पैसा ब्याज के साथ पैसा मिल जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों में ही एक निश्चित समय के बाद आपको पैसा मिल रहा है। तो ये जो दोनों में ही एक निश्चित समय के बाद पैसा मिल रहा है, हालांकि ये जो जमा कर रहे हैं वो तो लायबिलिटी है ही बैंक की, लेकिन लायबिलिटी कैसी है? टाइम लायबिलिटी है। यानी बैंक को पैसा देना है आपको, लेकिन तुरंत आपकी मांग पर नहीं देना है। आपके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अनुसार बैंक चलेगा, यानी एक निश्चित समय के बाद ही बैंक आपके जमा पर निकासी की सुविधा देता है। इसको हम टाइम लायबिलिटी कहते हैं। तो आई थिंक बैंक में जो हम कुल पैसा जमा किए हैं वो बैंक की लायबिलिटी है, ये बात क्लियर हो गया। और ये लायबिलिटी दो प्रकार की है, बैंक एक डिमांड लायबिलिटी की बात करता है और दूसरा टाइम लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी में वो लायबिलिटी जो बैंक को आपकी डिमांड पर पूरा करना है, और टाइम लायबिलिटी में वो लायबिलिटी बैंक जो एक निश्चित समय के बाद आपको पे कर रहा है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, टोटल कर दें, तो टोटल करने के बाद क्या होगा? इसी को हम कहेंगे नेट, यानी कि टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। यानी इन दोनों जमाओं को जब जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एनडीटीएल। तो आप एनडीटीएल कहिए या कुल जो है मांग एवं समय देयता कहिए, या बैंकों के पास कुल जमा धनराशि कहिए, बात तो दोनों सब सारी बातें तो सेम है। तो मुझे लगता है कि अब इस टेक्निकल वर्ड का यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगर हम परिभाषा आपको बताएंगे तो हम ये कहेंगे कि सर सीआरआर एक ऐसा रिजर्व है जिसके अंतर्गत बैंक को अनिवार्य तौर पर अपने एनडीटीएल का एक सर्टेन हिस्सा, एक निश्चित हिस्सा जो भी आरबीआई तय करे उसको केंद्रीय बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है या केंद्रीय बैंक के पास रखना होता है। और इस रिजर्व को जो आरबीआई के पास रखा जा रहा है बैंक के द्वारा, उसे हम लोग नगद रिजर्व अनुपात के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग कैश रिजर्व रेशियो के नाम से जानते हैं। आई थिंक डेफिनीशन में अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, डेफिनीशन आपको क्लियर हो चुका होगा। और अगर डेफिनीशन क्लियर हो गया तो अब हम बढ़ेंगे सीआरआर के प्रयोग की साइड, प्रयोग की तरफ, यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ सीआरआर, सीआरआर का प्रयोग क्या है। तो सीआरआर के प्रयोग की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं सर सीआरआर वर्तमान में कितना परसेंट है? 4.5%। सीआरआर को एक बार बढ़ा सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं और देखेंगे इसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सीआरआर वर्तमान में 4.5% है। अगस्त में आपने समीक्षा देखा और आप देखकर सरप्राइज हो गए कि सर ये तो 4.5 से सीआरआर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5% कर दिया गया। अब आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे, सर ऐसा क्या हो गया या ऐसा क्यों किया गया, अगर ऐसा किया गया तो सर क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल है। अगर सीआरआर 4.5 से 5% बढ़ा दिया गया तो आप मुझे बताइए कि बैंकों को अपने कुल जमा का पहले से अधिक हिस्सा आरबीआई में रखना होगा, या बैंकों के पास कुल हिस्सा मान लीजिए 100 रुपये था, अभी 4.5 रुपये आरबीआई में रखना होता था, अब 100 रुपये का 5% यानी अधिक हिस्सा रखना होगा। तो जब ये 5% हो जाएगा तो टोटल डिपॉजिट का अधिक हिस्सा रखेंगे, तो ये बताइए बैंक के पास व्यापार करने के लिए जो नकदी है उसमें कमी आएगी कि नहीं आएगी? भाई आपके पास 100 रुपये जेब में है और मैं कह रहा हूँ कि क्लास में आने के पहले 10 रुपये हमारे पास रिजर्व रखना है, और अगर 10 रुपये में रिजर्व रखवा रहा हूँ तो आपकी जेब में 90 रुपये बच रहा है। आप 90 रुपये के बराबर का उपभोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो रिजर्व बढ़ाकर 20 रुपये कर दूं कि अब आपको मेरे पास 20 रुपये जमा करना है, तो अब तो आपके पास 80 रुपये ही बचेगा ना। अब आप 80 बराबर ही उपभोग कर सकते हैं ना। तो जब ये रिजर्व बढ़ेगा तो बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा आरबीआई में रखना पड़ जाता है अनिवार्य तौर पर, और फिर जो है आरबीआई में नकदी की कमी हो जाती है। और अगर आरबीआई में कैश कम होगा तो आरबीआई अपने ग्राहकों को जो उधार देता है उस उधार पर ब्याज की दरों को क्या करेगा? बढ़ा देगा। एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जब पैसा कम होगा तो उस पर ब्याज ज़्यादा होगा, जब पैसा अधिक होगा बाजार में तो उस पर ब्याज की दर कम होती है। तो जब बैंकों में ब्याज पैसा कम होगा तो ब्याज जो है, उस ब्याज की हम बात करें जिस ब्याज पर बैंक अपने ग्राहकों को उधार देता है, उस ब्याज को बढ़ा देगा। और अगर उस ब्याज को बढ़ा देगा तो आप मुझे बताइए क्या ज़्यादा लोग कर्ज लेंगे बाजार में? आप मुझे बताइए क्या ज़्यादा मात्रा में लोग कर्ज लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है
और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है तो कम लोग पैसा उधार लेंगे, यानी जो तरलता है, जो मनी सप्लाई है, मुद्रा पूर्ति है, वो बाजार में क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि नीचे आएगी। तो हम एक लाइन में अगर आप कहें तो हम लिख सकते हैं कि CRR को सर अगर बढ़ा दिया जाए तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। बढ़ाया गया तो तरलता बाजार में कम हो गई। या प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कह लीजिए भाई कि देखिए बाजार में अगर बैंक में नगद कम होता है ना, तो बाजार में भी कम होगा, क्योंकि बाजार में पैसा तो बैंक से ही आएगा। इस लॉजिक को समझिएगा। अगर बाजार में कैश बैंक में कैश अधिक होगा तो मार्केट में भी कैश अधिक आएगा, बाजार उसका सृजन करेगा, बैंक उसका विस्तार करेगा। हालांकि ये विस्तार करने और संकुचित करने के लिए एक है ना, एक टैब का काम कर रहा है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बढ़ेगा तो मुद्रा का संकुचन होगा, क्लियर है। और अगर ये घटेगा तो मुद्रा का क्या होगा, विस्तार होगा, मुद्रा का सृजन होगा। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर RBI CRR बढ़ाता है तो बाजार में तरलता घटेगी, बाजार में तरलता कम होगी। इसी के वाइस वर्सा, इसी के विपरीत बात करें, अगर CRR को 4.5% से घटाकर RBI ने 4% कर दिया तो अब क्या होगा। 4% होने के बाद अगर इसको 4% कर दिया गया तो अब बताइए बैंकों को अपने NDTL का अब कम हिस्सा रखना पड़ेगा RBI में रिजर्व के रूप में। तो बताइए बैंक के पास जब बैंक को कम रखना होगा हिस्सा, तो बैंक के पास व्यापार करने के लिए तरलता अधिक हो गई कि नहीं हो गई। और इस कैश को क्या करेगा, वो ऐसा ले दही तो काम करेगा नहीं कि पैसा ज़्यादा हो गया तो भाई कोई उठा ले पैसा। तो वो एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट अपनाता है, वह शहर के चारों कोने पर होर्डिंग लगा देगा कि सर हमने फला जो है सेक्टर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया। और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम के लिए बोर्ड लगाएगा ना, वैसे ही बाजार में उसके लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोग ज़्यादा पैसा लेना चाहेंगे क्योंकि ब्याज दरें कम हुई हैं, अपने लोन को टॉपअप करवाना चाहते हैं, लोग अतिरिक्त पैसा लेना चाहते हैं, अधिक लोग पैसा लेना चाहते हैं, अतिरिक्त लोग पैसा लेना चाहते हैं। और इससे आप देखेंगे बाजार में जो फ्लो ऑफ मनी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मीन्स कि अगर CRR को कम कर दिया जाए तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है। अगर आप कहें तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, CRR जब RBI कम करेगा उसका उद्देश्य हो गया बाजार में तरलता को बढ़ाना। एंड कह सकते हैं दिस इज़ द यूज ऑफ CRR, यानी अगर CRR RBI बढ़ाएगा तो बाजार में तरलता को घटाने का उद्देश्य होगा, अगर CRR को घटाएगा तो बाजार में तरलता को बढ़ाने का उद्देश्य होगा। यानी हम लोग सबसे पहले यही बात कर रहे थे कि RBI मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में तरलता को सुनिश्चित करता है, अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल करता है। अगर अधिक होगा तो कम करेगा, कम होगा तो अधिक करेगा। ये समायोजन की प्रक्रिया RBI अपने सभी उपकरणों के माध्यम से जो है समायोजित करने का कार्य करता है। और आप देख सकते हैं CRR के प्रयोग के द्वारा बाजार में किस तरह से RBI जो है तरलता को सुनिश्चित कर रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल, इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा इसका प्रयोग करते हैं। और वो प्रयोग कुछ ऐसा है कि मान लीजिए मुद्रास्फीति जैसी समस्या है देश में। मुद्रास्फीति को हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, महंगाई जैसी समस्या है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए RBI CRR के प्रति क्या एक्शन लेगा, RBI CRR से इसको कैसे कम या बढ़ा सकता है, कैसे कम कर सकता है, तो आई थिंक आपका कोई न कोई एक ही आंसर होगा। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, या तो CRR बढ़ाएगा या तो CRR घटाएगा। आई थिंक आप आंसर दे सकते हैं कि अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना हो तो RBI CRR को क्या करेगा, बढ़ाएगा कि घटाएगा, बताइएगा। CRR को क्या करेगा, बढ़ाएगा। हम दोनों करके देख लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अगर CRR को बढ़ाया तो हम लोगों ने अभी पिछले टॉपिक में बात किया, मार्केट में मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। और अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी तो बाजार में जब पैसा घटेगा तो मांग भी घटेगी, और जब मांग घटती है तो बाजार में जो कीमतें होती हैं वो भी घटती हैं। और जब कीमतें कम होंगी तो आप मुझे बताइए, महंगाई कीमतों को बढ़ने को ही तो कह रहे थे। जब कीमतें घटेंगी तो महंगाई भी क्या होगी, घटेगी। यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए CRR को का बढ़ाना दिस इज़ द बेटर ऑप्शन, एक बेहतर विकल्प के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी के विपरीत अगर हम लोग बात करें तो एक हम विपरीत भी बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर अर्थव्यवस्था में क्या है, मंदी है, अगर अर्थव्यवस्था में क्या है, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, तो ये तभी होती हैं जब बाजार में कैश टूट जाता पूरी तरीके से, अर्थव्यवस्था में पैसा खत्म हो जाता है, बैंक भी रो रहे हैं, अर्थव्यवस्था में समाज भी रो रहा है, व्यक्ति भी के साथ भी वही सेम समस्याएं हैं, बाजार में पैसा है ही नहीं है, उत्पादक भी परेशान है, उसके पास भी इनकम नहीं है, अर्थव्यवस्था मंदी के गर्त में जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, पैसा कम है इसलिए मंदी है, तो इस सिचुएशन से को दूर करने के लिए RBI क्या करना चाहेगा, CRR को घटा देगा।
बैंकों से कहेगा कि बैंक एक बात सुनिए, आपको अब हमारे पास बैकअप नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बैकअप रखने से ज़्यादा ज़रूरी अर्थव्यवस्था में पैसा को डालने से है। तो आरबीआई क्या कहेगा कि सीआरआर को कम करते हैं साहब, और अगर सीआरआर को कम करेंगे तो बाजार में जो तरलता होगी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। बैंक बाजार में सृजन करेंगे पैसे का, मुद्रा का विस्तार करेंगे, और जब विस्तार करेंगे तो फिर क्या होगा? मांग बढ़ेगा, और जब मांग बढ़ेगा तो उत्पादक क्या करेगा? उत्पादन बढ़ाएगा। उत्पादन बढ़ाएगा तो रोजगार मिलेगा, कीमतें भी बढ़ेंगी। तो ये रोजगार का मिलना, उत्पादन का बढ़ना, या देश में आर्थिक समृद्धि की ओर हम अग्रसर होंगे, और हम देश में बेरोजगारी जैसी समस्याओं को कम करने के लिए सफल होंगे या कम करने में सफल होंगे। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि आरबीआई सीआरआर का प्रयोग करके मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं, महंगाई जैसी समस्याएं, और मंदी, और जो स्लो जीडीपी ग्रोथ रेट है, या जो बेरोजगारी की समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए किस तरह से कह सकते हैं कि यह एक उपयुक्त उपकरण आरबीआई प्रयोग करता है, एक प्रत्यक्ष उपकरण का इस प्रकार से प्रयोग करता है। तो आई थिंक ये बातें हम लोग क्लियर कर चुके होंगे। सीआरआर की परिभाषा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सीआरआर वर्तमान में कितना प्रतिशत है बात किया हम लोगों ने। सीआरआर का वर्तमान में प्रयोग कैसे है, इसको बढ़ाने और घटाने पर अर्थव्यवस्था पर इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इसके अलावा सीआरआर के संदर्भ में कुछ और भी फैक्ट हम लोग बात करेंगे जो आपकी परीक्षाओं में लगातार कंटिन्यूअस पूछे जाते रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया है सीआरआर को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा सीआरआर को डिफाइन किया गया है आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। एक सेक्शन है अंडर सेक्शन 42, एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत डिफाइन किया गया है व्हाट इज सीआरआर एंड व्हाई इट इज मैंडेटरी फॉर द बैंक। इसका मतलब आरबीआई की स्थापना आपको पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में आरबीआई अधिनियम 1934 के आधार पर हुआ है। इसका मतलब अगर मौद्रिक नीति के सभी उपकरणों की बात करें तो सबसे पुराना जो उपकरण है वो सीआरआर है। 1935 से हमारे देश के जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं उन सभी बैंकों को आरबीआई के इस गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ रहा था, है और आगे भी ऐसा रहेगा। बिकॉज हमने अब बात किया कि ये पारंपरिक उपकरण है, ये पहले भी प्रयोग हुआ है, आज भी प्रयोग हो रहा है और आगे भी प्रयोग होता रहेगा। तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत ये सेक्शन 42 में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा एक और भी पॉइंट आपके परीक्षाओं में प्रीलिम्स में पूछा गया ये कि क्या सर कोई सीआरआर का लिमिट भी होता है क्या, यानी कि क्या इसकी कोई सीमा भी होती है क्या? तो यस, सीआरआर की मिनिमम जो लिमिट थी, दरअसल है नहीं, वो 3% थी, और जो मैक्सिमम सीमा थी वो थी 15%। यानी कि आरबीआई सीआरआर को 3% से नीचे नहीं ला सकता था और 15% से ऊपर नहीं ला सकता था, ये सीआरआर का मिनिमम लिमिट था। लेकिन आरबीआई संशोधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत आरबीआई ने वर्तमान में इसको खत्म कर दिया है। अब न ही सीआरआर की कोई न्यूनतम सीमा है और न ही आरबीआई की कोई अधिकतम सीमा है। आरबीआई इसको 3% से कम भी कर सकता है और 15% से ऊपर ले जा सकता है। हालांकि 15% के ऊपर ले जाने का कोई सवाल ही नहीं है, ये असंभव सी बात है। लेकिन फिलहाल के लिए सीआरआर का वर्तमान में किसी प्रकार का कोई भी लिमिट नहीं है। एक दूसरा प्रश्न था ये। तीसरा प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार सीआरआर से पूछा गया कि सर सीआरआर को अपडेट कब करते हैं या सीआरआर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा सीआरआर को हमेशा ही कैलकुलेट करते हैं डेली बेसिस पर। इसका कैलकुलेशन डेली बेसिस पर होता है, प्रतिदिन आधार पर होता है, और इसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी प्रतिदिन आधार पर होता है। कुछ किताबों में 14 डेज लिखा हुआ है, फोर्टनाइट पर होता है, जो कि गलत है। ये पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन आरबीआई ने पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए इसको 14 दिन को हटा करके अब उसको प्रतिदिन आधार पे कर दिया है। और प्रतिदिन आधार का मतलब प्रीवियस डे का आज होगा, आज का कल होगा और कल का परसों होगा। इस तरह से ये मेंटेन किया जाता है। चूँकि ये सीआरआर रिजर्व रखने की प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है, तो प्रतिदिन रखने में भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत बैंकों को नहीं आता है। तो जो सीआरआर की प्रक्रिया है वो पर डे बेसिस पर अपडेट किया जाता है। तो ये आपका ये 3 अलग पॉइंट्स थे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। एक और पॉइंट्स मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे हमने कहा कि सीआरआर बैंक को आरबीआई में रिजर्व रखना होता है और आरबीआई उसको मैंडेटरी तौर पर रखवाता है। तो सवाल है कि क्या आरबीआई ब्याज देता है क्या?
तो इसका उत्तर होगा सर नहीं देता है ब्याज। यानी CRR पर RBI कोई भी ब्याज नहीं देता है। नो इंटरेस्ट विल बी पेड बाय RBI ऑन CRR, यानी CRR पर कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाएगा RBI द्वारा। और इस बात को आप सीधे ऐसे समझ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ रिजर्व, ये एक प्रकार का बैकअप है, RBI के पास रखा हुआ है। तो ये जब रिजर्व है तो रिजर्व पर ब्याज उठाए जाने की कोई बात ही नहीं है, यानी ब्याज के गणना की कोई बात ही नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर ब्याज मिलता तो CRR के अंतर्गत बैंकों को RBI में पैसा रखने में कोई दिक्कत होती क्या? RBI ब्याज नहीं देता है, यही तो दिक्कत है कि बैंक जो है ये CRR के बढ़ने पर घबरा जाते हैं। बैंक CRR के बढ़ने से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके पास फंड की कमी हो जाती है। अगर उनको तनिक सा भी ब्याज मिलता तो बैंकों को ये संतुष्टि होती कि चलो कोई बात नहीं कि हमें ग्राहकों को जो पैसा देना है उस पैसे पर ब्याज एटलीस्ट RBI वो तो दे रहा है, लेकिन वो पैसा नहीं मिलता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये बिल्डिंग हमने किराए पर ली है, हम इसका मंथली रेंट देते हैं, लेकिन हमने एग्रीमेंट के समय इसका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया था मकान मालिक को 10 लाख रुपए। अब आप बताइए कि अगर 10 साल बाद हमें मकान छोड़ना हो तो मकान मालिक क्या 10 लाख पर ब्याज के साथ पैसा देगा क्या हमको? नहीं, वो तो एग्रीमेंट में 10 लाख जमा था, 10 लाख ही हमको देगा। अगर कमाना होगा तो ब्याज वो कमाएगा, वो रखेगा, हमें वो 1 रुपये का ब्याज नहीं देगा। तो सेम टू सेम, हालांकि RBI में जो CRR रखा हुआ है RBI उसको कमाने के लिए प्रयोग नहीं करेगा। RBI न कहीं निवेश कर सकता है न सरकार को पैसा दे सकता है। वो यूँ समझ लीजिए अर्थव्यवस्था के बाहर पैसा चला गया जो बैंक ने RBI के पास रखा हुआ है। क्लियर है ना? तो RBI उस पैसे पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देता है। तो 4 ये अलग अलग फैक्ट थे जिन फैक्ट का प्रयोग हम लोग जो है अपनी परीक्षाओं में कर सकते हैं। अब यहाँ पर PDF में कुछ परिभाषाएं लिखी गई, जरा इस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। एक बैंक के कुल जमा राशि का CRR वह हिस्सा है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये ऐच्छिक नहीं होता है, मतलब ये बैंक RBI मैंडेटरी किया हुआ है, ये इसे नगद में RBI के पास रखा जाता है। वर्तमान में बैंकों की कुल जमा राशि का 4.5% है। CRR के रूप में रखी गई जो धनराशि है वो RBI बैंकों पर कोई ब्याज अदा नहीं करती, अभी हम लोग बात किया। इस पैसे का प्रयोग ना तो बैंक करती है और ना ही RBI कर सकती है, यानी यूँ कह सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था से ना वो बाहर चली जाती है। आई थिंक CRR का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिया। इससे ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा है, इससे अतिरिक्त आज तक कभी कोई प्रश्न किसी भी एग्जाम में या प्रीलिम्स की बात करें तो मुख्य रूप से परीक्षाओं में इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न आज तक नहीं बने हैं। तो अगर इतना कंप्लीट अगर आप समझ में आ चुका है, इतना कंप्लीट हम लोग डिस्कस कर लिए और चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो अब हम लोग CRR को यहीं पर फिनिश करते हैं और अभी हम लोग बढ़ते हैं एक अन्य इंस्ट्रूमेंट पर जिसको हम लोग कहते हैं SLR, या जिसको हम कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और आई थिंक CRR के अंतर्गत आपको जो है NDTL भी समझ में आ गया होगा, यानी नेट डिपॉजिट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ क्या होती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। अब आज का एक और इंस्ट्रूमेंट हम लोग केवल बातचीत करेंगे, एंड दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी नोन एज SLR, एंड इसे हम कहते हैं स्टैच्यूटरी, STATUTORY, जिसे कहते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम कहते हैं सांविधिक तरल अनुपात, इसे हम कहते हैं सांविधिक तरल अनुपात के नाम से हम इसे जानते हैं। और अगर मैं कहूँ कि वर्तमान में कितना प्रतिशत है, तो सर कहेंगे वर्तमान में कितना % है, 18% है। अब SLR क्या है? SLR में भी हमको उतना ही जानना है जितना CRR में जानना है, यानी SLR वर्तमान में कितना % है ये तो हम लोग क्लियर हो गया। ये 8 जून की समीक्षा के अनुसार हम लोगों ने बात किया है। फिर अगस्त में इसमें बढ़ोतरी या इसकी कमी को हम लोग को अपडेट करना होता है। दूसरा हमको जानना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और तीसरा हमें जानना है इसका प्रयोग क्या हो सकता है, इसका यूज क्या हो सकता है। तो हम लोग प्रत्यक्ष तरीके से यानी डायरेक्ट हम लोग इसकी परिभाषा पर चलते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि सर SLR एक प्रकार का रिजर्व होता है, जिस रिजर्व के अंतर्गत जो बैंक है उसे एक बैकअप रखना होता है। लेकिन ये जो बैकअप होगा, ये बैकअप RBI के पास नहीं रखना है, या RBI को कोई बैकअप नहीं रखना है बैंक में। दरअसल ये जो बैकअप बैंक को रखना है, ये अपने पास खुद रखना है। और ये बैंक को जो अपने पास बैकअप रखना है, वह किस फॉर्म में रख सकता है बैंक? नगद रूप में रख सकता है। वह किस फॉर्म में रख सकता है बैंक? सोना के रूप में रख सकता है। और वो रख सकता है बैंक, हम कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, यानी सरकारी प्रतिभूतियों के फॉर्म में। और ये तीनों मिला करके कितना प्रतिशत होना चाहिए?
अकॉर्डिंग टू करेंट रेट 18%, और ये 18% किस चीज़ का होना चाहिए, NDTL का, यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ बैंक। एंड बैंक के NDTL का 18% हिस्सा निकाल कर, या बैंक अपने कुल जमा का 18% हिस्सा निकाल कर अपने पास बैकअप के रूप में रखेंगे, और ये जो बैकअप होगा उस बैकअप को ही RBI नाम देता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इसको हम सांविधिक तरल अनुपात के नाम से जानते हैं। यानी अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो बैंकों को 2 रिजर्व रखना होता है, सिर्फ 2 ही रिजर्व रखना होता है। एक CRR जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, और जो CRR था वो बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा निकालकर RBI में नगद रूप में सिर्फ रखना होता था। और ये दूसरा और अंतिम रिजर्व RBI बैंकों से रखवा रहा है, और ये रिजर्व क्या कह रहा है कि सर ये बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा निकालकर RBI में नहीं रखना है, बैंक अपने पास बैकअप के रूप में रखेगा, और ये बैंक का सेल्फ बैकअप कहलाएगा। एंड दिस बैकअप विल बी डिफाइंड एज स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इस बैकअप को हम सांविधिक तरल अनुपात के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात, ये परिभाषा क्लियर है सबको। यानी SLR एक रिजर्व जिसके अंतर्गत बैंक को अपने कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा RBI में नहीं अपने पास बैकअप के रूप में रखना होगा, एंड दिस बैकअप विल बी नोन एज SLR, यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इस बैकअप की जरूरत क्यों पड़ी? RBI तो साफ साफ कह रहे हैं कि सर देखो, कभी भी इन फ्यूचर यानी भविष्य में कोई बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई तो उसके लिए RBI के पास बैकअप है, RBI उससे आपकी मदद करेगा। लेकिन RBI ये कह रहा है कि सर आप कैश का बिजनेस करते हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज में आप कैश का बिजनेस करते हैं, और ये बहुत ही रिस्की काम है, यानी इसमें हाई रिस्क है, और इसमें एक नहीं कम से कम 10 से अधिक रिस्क RBI डिफाइन करता है कि बैंकों को एक नहीं नंबर ऑफ द रिस्क को फॉलो करना होता है। आप मुझे बताइए कि कोई भी बैंक जब इतने रिस्क के साथ ये बिजनेस कर रहा होगा, उसके साथ कभी भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो जो जनता का कुल जमा है उसका एक निश्चित हिस्सा उसको अपने पास बैकअप के रूप में रखना अनिवार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बस RBI ने कह दिया कि सर देखो, बैंकों को अपने कुल जमाकर्ताओं के या कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा अपने पास बैकअप रखना होगा, एंड दिस बैकअप इज नोन एज SLR। क्लियर है ना? अब SLR में देखेंगे आपको कि SLR में एक तिकड़ा में यह है कि SLR 3 फॉर्म में मेंशन हो सकता है। बैंक चाहे तो नगद में रख सकता है, RBI ने ये छूट दी है। बैंक चाहे तो सोना के रूप में रख सकता है, बैंक चाहे तो उसको सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकता है। ये बैंक के चाहने के ऊपर है, बैंक अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। RBI ये कोई रेशियो नहीं तय करता है कि आपको अपने कुल जमा का कितना हिस्सा नगद रखना है, कितना गोल्ड, कितना सरकारी प्रतिभूति। लेकिन हम एक अनुमान लगा सकते हैं, जैसे RBI जब बैंक जब कुल जमा का 18% अपने पास ये 3 फॉर्म में रखता है, तो सबसे ज्यादा रिजर्व किस में रखता होगा, सबसे कम रिजर्व किस फॉर्म में रखता होगा, ये हम एक अनुमान लगा सकते हैं। जैसे नगद, अगर बैंक अपने कुल जमा राशि का अधिक हिस्सा नगद रूप में रख लेगा, तो क्या ये नगद रूप में रिजर्व क्या बैंक को कोई फायदा देगा क्या? यानी नगद रूप में कैश की फॉर्म में अगर हम बैकअप रखे हुए हैं तो क्या वो बैकअप कभी बढ़ेगा क्या? तो जब बैंकों को उससे कोई लाभ नहीं होगा, तो बस याद रखिए कि इस कुल रिजर्व का जो नगदी का हिस्सा होता है वो बहुत कम होता है। यानी केवल वो काम चलाने के लिए होता है, एक फॉर्मेट फॉलो करने के लिए होता है। बैंक नगद रूप में रिजर्व नहीं रखना चाहते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है? सोना, गोल्ड के रूप में। बैंक गोल्ड के रूप में रिजर्व रखते हैं, बिल्कुल सही है, ये गोल्ड के रूप में रिजर्व रखते भी हैं, रख सकते हैं। लेकिन फिर भी गोल्ड में भी एक प्रॉब्लम है, गोल्ड में रिस्क है। गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो इनका रिजर्व बढ़ेगा, इनके अंदर मजबूती आएगी। लेकिन अगर किसी कारण से गोल्ड की वैल्यू गिर गई तब तो इनका नुकसान हो जाएगा। तो चूंकि गोल्ड में रिस्क होता है तो बैंक जो है नगद में नहीं रखना चाहता है। गोल्ड में भी चूंकि रिस्क है तो बड़ी मात्रा गोल्ड में नहीं रखेगा, गोल्ड रखेगा लेकिन गोल्ड का रिजर्व कम मात्रा में ही रखेगा। तो तीसरा विकल्प इनके पास क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये अपने उस कैश से सरकार की प्रतिभूतियां खरीद लेते हैं, सरकार के हैवी बॉन्ड्स ले लेंगे, सरकार से राजकोषीय बिल खरीद लेंगे। अब सरकार की प्रतिभूतियों में क्या 0% क्या कोई भी रिस्क होगा क्या? 0% रिस्क है, एकदम वो सर्टेन है। तो आप मुझे बताइए कि अगर हमारे पास जेब में 1000 रुपये रखें और साल भर बाद वो 1000 रुपये रह गया, और अगर 1000 रुपये का बैंक सरकार से बॉन्ड खरीद ले रहा है और वो 1000 रुपये 1200 रुपये हो जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इसमें रिस्क भी कम है और इसमें गेन भी सर्टेन है, मतलब जो लाभ है वो भी निश्चित है। तो जब बैंक ये SLR फॉलो करता है तो इसमें जो सबसे अधिक रिजर्व रखता है बैकअप के तौर पर वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अगर हम सीरीज की बात करें तो उससे कम गोल्ड, और सबसे कम जो बैकअप रखता है वो क्या? नगद रूप में बैकअप रखता है।
तो ये बैकअप बैंक को अपने किसी अनसर्टेनिटी को फॉलो अप करने के लिए आरबीआई ने एक सिस्टम बनाया है। हालांकि अपने इस बैकअप का प्रयोग करने के पहले आरबीआई से परमिशन लेना जरूरी होता है, कोई अगर ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाती है तो आई थिंक परिभाषा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। एक रिजर्व जिसके अंतर्गत बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई बैंक के पास यानी अपने स्वतः अपने पास रिजर्व रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। अब हमारे पास तीसरी जो चीज़ हमें पढ़नी है वो है यूज ऑफ एसएलआर का प्रयोग। तो एसएलआर का प्रयोग हम लोग करके देख लेते हैं आरबीआई इसका कैसे प्रयोग कर रहा है। वर्तमान में एसएलआर कितना परसेंट है? 18%। जून 2023 की समीक्षा के अनुसार एसएलआर इज 18%। अब हम एसएलआर को एक बार बढ़ाएंगे और एक बार एसएलआर को कम करेंगे और देखेंगे बाजार में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो 18% को आरबीआई ने बढ़ा दिया और इसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया? 19% कर दिया। मान लेते हैं इसको 19% कर लिया गया। अगर 19% कर दिया तो आप मुझे बताइए, बैंक को पहले 18% बैकअप रखना होता था, अब 19% बैकअप रखना होगा। तो आप मुझे बताइए कि अब बैंक को अधिक पैसा बैकअप रखना हो गया कि नहीं हो गया? और बैकअप के रूप में अगर बैंक अपने पास ज़्यादा हिस्सा रिजर्व के रूप में रख लेगा तो आप मुझे बताइए, बैंक में व्यापार करने के लिए नकदी की कमी आ जाएगी, कैश घट जाएगा। और जब कैश घटेगा तो बैंक बाजार में जिस दर पर उधार दे रहा था वो ब्याज को बढ़ा देगा, और अगर ब्याज को बढ़ा देगा तो लोग ज़्यादा नहीं कम पैसा लेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं कम मात्रा में पैसा लेंगे। मार्केट में जो मनी सप्लाई है, मुद्रा पूर्ति है, वो क्या होगा? कम होगा, घटेगा। आई थिंक फिर हम बात ये लिख सकते हैं, यदि एसएलआर को आरबीआई बढ़ाता है तो बाजार में जो मनी सप्लाई है वो क्या होगी? कम होगी। बाजार में जो मुद्रा पूर्ति है वह घटेगी। इसी के विपरीत हम लोग देख लेते हैं, यदि आरबीआई एसएलआर को घटा देता है, अगर 17% ही केवल रखता है, तो सिंपल बैंक को अब पहले से कम ही पैसा रखना होगा रिजर्व के रूप में। बाकी बचा पैसा क्या हो गया? बैंक के पास अतिरिक्त पैसा हो गया ये। अब इस पैसों को अपने पास रखेगा तो इस पर एक पैसा कैसे कमाएगा? इस पैसे को मार्केट में निवेश करेगा, और निवेश के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा गिरा दे, लोगों की लाइन लग जाएगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा, बाजार में जो तरलता है वो क्या होगी? बढ़ेगी। लोग ज़्यादा पैसा उधार लेंगे, अतिरिक्त पैसा उधार लेंगे, मार्केट में अधिक पैसा लेंगे। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, सर एसएलआर जब घटता है ना तो बाजार में जो मनी सप्लाई है वो क्या होती है? बढ़ती है। एंड दिस इज द यूज ऑफ एसएलआर। इसी को हम एसएलआर का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेम टू सेम सीआरआर के बढ़ाने और घटाने पर बाजार में जिस प्रकार से आरबीआई तरलता को घटाने और बढ़ाने का काम कर सकता है, सेम टू सेम एसएलआर को घटाने और बढ़ाने के बाद आरबीआई बाजार में तरलता को घटाने बढ़ाने का काम कर सकता है, या अर्थव्यवस्था में तरलता को उस अनुपात में ला सकता है जिस अनुपात में लाने से हमारे देश की आर्थिक समृद्धि बढ़े, देश में महंगाई जैसी समस्याएं ना हो। ठीक है, तो एसएलआर का आई थिंक जो है प्रयोग आपको क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गया, वर्तमान में रेट क्या है ये क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे एसएलआर के कुछ ऐसे फैक्ट जो हमारे एग्जाम में ना पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें एसएलआर को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा एसएलआर इज डिफाइंड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का एक सेक्शन है, अंडर सेक्शन। सीआरआर का सेक्शन क्या था? 42। तो एसएलआर का सेक्शन आप उसको उलट दीजिए, ये क्या हो गया? 24। सो एसएलआर इज डिफाइंड इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अंडर सेक्शन 24। इट मीन्स सीआरआर पहले आया 1935 से लागू हो रहा है, और एसएलआर 1935, 36, 37, 38, 39, 40 के आसपास नहीं था। सीआरआर का एसएलआर कब आया? 1949 में, जब भारतीय संसद ने एक बैंक को रेगुलेट करने के लिए एक अलग कानून पर बनाया, और उसका नाम था बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, एसएलआर की लिमिट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा एसएलआर का न्यूनतम जो इस समय वर्तमान में लिमिट है वो 0% है, और उच्चतम इसकी जो सीमा है वो है 40%। यानी एसएलआर आरबीआई घटा करके 0% तक ला सकता है और अधिकतम बढ़ाकर 40% तक ला सकता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 0% है ये पहले 25% था, ये 25% था, लेकिन अब ये 25% का रेशो खत्म कर दिया गया है, इसको 0% कर दिया गया और मैक्सिमम क्या है? 40% कर दिया गया है। तीसरी बात, एक और बात याद रखना आपको,
जैसे CRR डेली बेसिस पर मेंटेन होता है तो SLR कब मेंटेन होता है, तो याद रखिएगा SLR को भी जो है डेली बेसिस पर ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी ये भी जो है प्रतिदिन आधार पर ही जो है इसे मेंटेन किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स रहे जो हमारे एग्जाम में या परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। SLR की बात करें तो बैंक की कुल जमा राशि का एक हिस्सा है जिसके अंतर्गत अनिवार्य रूप से बैंक अपने पास रखती है और इसका प्रयोग कभी उपभोक्ता को ऋण देने के उद्देश्य से नहीं होता है। वर्तमान में बैंक की कुल जमा राशि का 18% है। प्रारंभ में SLR का परिसीमन लागू होते थे, लेकिन RBI ने अभी वर्तमान में इसकी उच्चतम सीमा 40 कर दी है। न्यूनतम सीमा जो 25 थी उसको घटा करके वर्तमान में क्या कर दिया है, 0% कर दिया है। पर निचला परिसीमन हटा दिया गया है, ऊपर का जो परिसीमन है वो आज भी लागू है। और SLR के प्रयोग क्या हैं हम लोगों ने अभी देखा। SLR का प्रयोग में हम लोग SLR की बात कर रहे थे कि SLR को बढ़ाकर घटाकर बाजार में तरलता को कम या अधिक किया जा सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आई थिंक हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या चीज़ों को समझा है। हम लोगों ने आज की क्लास में समझा है कि मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति की परिभाषा क्या है, भारत में मौद्रिक नीति को बनाता कौन है, मौद्रिक नीति को यानी कि कितने महीने पर इसकी समीक्षा की जाती है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत उपकरण किसे कहते हैं। मौद्रिक नीति के उपकरण को हमने दो भागों में डिवाइड किया, पारंपरिक गैर पारंपरिक। फिर पारंपरिक उपकरणों को हमने दो भाग में डिवाइड किया, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव यानी कि मात्रात्मक गुणात्मक। फिर क्वांटिटेटिव टूल्स को हमने दो भाग में डिवाइड किया और उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। फिर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आए हम लोग, जिसमें दो टूल मुख्य रूप से हैं, एक CRR और एक SLR, जिसमें हम लोग CRR SLR के टर्म्स को आज हमने फिनिश कर दिया। अब हम लोग अगली क्लास में आएंगे तो हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें बैंक रेट पढ़ेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़, ये टर्म्स हम लोग ने डिस्कस करना है। और इससे रिलेटेड कुछ नए टर्मिनोलॉजी जो RBI पिछले कुछ वर्षों से प्रयोग कर रहा है, उन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में भी हम लोग कंप्लीट चर्चा करेंगे। ये पूरे सेशंस को ख़त्म होने के बाद हम लोग इस चैप्टर से जितने भी MCQ बन सकते हैं उन सभी MCQs को भी सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि मेंस ओरिएंटेड क्या प्रश्नावली यहाँ से बन सकती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसके बाद हम लोग नई वीडियो में मिलेंगे और इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।